Hello everyone, I'm Smriti Sinha here and welcome back to our channel Science Zone. Today you follow, tomorrow we lead. And if you are new to this channel, please hit the subscribe button given below. And if you have missed the previous videos, you can click on the I button given above. And if you want to join me on Telegram link, so the link is provided in the description. You can click on that link and join me on the Telegram link where you can get notes of the various chapters and your doubts can also be cleared. So today we are going to deal with the topic biomolecules. This is topic number 14 from Maharashtra State Board syllabus standard 12th. The topics to be covered in this chapter are this. Out of this we are done with the few of the topics like introduction and carbohydrates. We are even done with some part of the proteins. If you have missed those videos, you can click on the I button above. See those videos, and today we are going to continue with the remaining part of the protein. So today's topic is the structure of protein, continuation of the structure of protein. So structure of protein consists of four types. First is primary structure of protein, second secondary structure of protein, then tertiary structure of protein, and quaternary structure of protein. Out of this we are done with primary and secondary structure of protein in the previous video. Today we are going to deal with tertiary and quaternary structure of protein. So what is tertiary structure of protein? टर्शरी स्ट्रक्चर प्रोटीन का होता क्या है? वो है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर. जो टर्शरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का वो क्या है? वो है 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो वो एक पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोटीन का बना लेता है. तो कोई भी पॉलीपेप्टाइड चेन प्रोटीन का अपने आप को एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर की तरह बना लेगा तो उसे कहेंगे टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. तो इसका डेफिनेशन ऐसे लिखिएगा आप. द 3 डायमेंशनल शेप adopted by the entire polypeptide chain of a protein is called its tertiary structure. अब ये स्ट्रक्चर टर्शरी स्ट्रक्चर बनता कैसे है? ये बनता है फोल्डिंग ऑफ द चेन. जो आपका सेकेंडरी और प्राइमरी इसमें चेन शीट्स ये बन रहे हैं उनका फोल्डिंग होता है. उनका फोल्डिंग एक पर्टिकुलर मैनर में होता है. कैसे भी फोल्ड करके आप टर्शरी स्ट्रक्चर नहीं बना सकते हैं. आपको टर्शरी स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको ये पॉलीपेप्टाइड चेन को एक पर्टिकुलर मैनर में ही फोल्ड करना होगा. तो एक पर्टिकुलर मैनर में फोल्ड करने के बाद चेन को टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन बनता है. और ये टर्शरी स्ट्रक्चर में स्टेबलाइजेशन आता कहाँ से है कि ये फोल्डेड ही रहे और ये स्टेबल ही रहे? तो ये होता कैसे है? ये होता है क्योंकि उसके अंदर अट्रैक्टिव इंटरैक्शंस होते हैं और वो बहुत अच्छे स्टेबलाइज्ड है. ये टर्शरी स्ट्रक्चर स्टेबलाइज होता है और भी दूसरे फोर्सेस से जो हम अभी पढ़ेंगे आगे. तो दूसरे फोर्सेस थ्रू और अट्रैक्टिव इंटरैक्शन थ्रू. और यह अट्रैक्टिव इंटरैक्शन सिर्फ प्रोटीन में नहीं बट प्रोटीन और सेल के इन्वायरमेंट में भी होता है और इसके वजह से टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन स्टेबल है. टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का एग्जांपल लेना है तो है ग्लोब्यूलर एंड फाइब्रस प्रोटीन जो हमने टाइप्स ऑफ प्रोटीन में पढ़ा था. ग्लोब्यूलर एंड फाइब्रस प्रोटीन ये बहुत इंपॉर्टेंट 2 टाइप ऑफ प्रोटीन टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हैं जिनके मॉलिक्यूलर शेप्स टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं. अब ये कौन से इंटरैक्टिव फोर्सेस और अट्रैक्टिव फोर्सेज हैं जो टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को बहुत स्टेबल बनाते हैं? तो ये पूछा जाता है कि टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को कौन से अट्रैक्टिव या इंटरैक्टिव फोर्सेस स्टेबल बनाते हैं? तो उसके एग्जांपल है हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ये एक फोर्स है जो उसे स्टेबल बनाता है. नेक्स्ट है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन. ठीक है, ये डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होता कैसे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हमने देखा है सेकेंडरी स्ट्रक्चर पढ़ते वक्त. तो वो होता है कार्बोनिल ग्रुप और NH के हाइड्रोजन के बीच में. तो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ. डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन कैसे होता है? डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होता है क्योंकि पोलर बॉन्ड साइड चेन के एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. क्योंकि 2 पोलर हैं तो 2 पोल इसलिए डाइपोल और वो अट्रैक्ट करते हैं इसलिए होता है डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन जो एक इंटरैक्टिव फोर्स है जो टर्शरी स्ट्रक्चर को स्टेबिलिटी देता है. दूसरा है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन. इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है बिटवीन
COO नेगेटिव ग्रुप एंड NH3 पॉजिटिव ग्रुप। तो COO नेगेटिव ग्रुप एक चेन का दूसरे चेन के NH3 पॉजिटिव ग्रुप को अट्रैक्ट करता है, और एक नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच का अट्रैक्शन को कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इसलिए इसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन में क्या याद रखना है, एक साइड का चेन का COO नेगेटिव दूसरे साइड के चेन के NH3 पॉजिटिव को वो अट्रैक्ट करेगा और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थ्रू अट्रैक्शन होगा। और सबसे लास्ट है वो लंडन डिस्पर्शन फोर्स। तो ये सारे जो फोर्सेस हैं वो टर्शरी स्ट्रक्चर को स्टेबल बनाते हैं। और एक और है जो इम्पोर्टेंट है, वो है डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। अभी डाइसल्फाइड बॉन्ड्स कैसे बनता है, ये बॉन्ड बनता है ऑक्सीडेशन ऑफ एसएच ग्रुप। अब ये एसएच ग्रुप कहाँ होता है, सिस्टीन अमाइनो एसिड में। यदि आपने इस प्रोटीन पार्ट का जो फर्स्ट वाला वीडियो देखा होगा, दैट इज आई गेस वीडियो नंबर 5, उसमें आपने देखा होगा कि सिस्टीन एक अमाइनो एसिड है, और उस सिस्टीन अमाइनो एसिड में प्रेजेंट है एसएच ग्रुप, और ये एसएच ग्रुप ऑक्सीडाइज होके बनाता है डाइसल्फाइड बॉन्ड। और ये डाइसल्फाइड बॉन्ड एक्चुअली कोवैलेंट बॉन्ड का एक टाइप है जो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देता है टर्शरी स्ट्रक्चर को। तो टर्शरी स्ट्रक्चर को कौन कौन से फोर्सेस हैं जो स्टेबिलिटी देते हैं सॉरी, तो टर्शरी स्ट्रक्चर को कौन कौन से फोर्सेस हैं जो स्टेबिलिटी देते हैं, पहला है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सेकेंड डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन, थर्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, फोर्थ लंडन फोर्स ऑफ डिस्पर्शन, एंड फिफ्थ डाइसल्फाइड बॉन्ड जो वन ऑफ द टाइप ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड्स हैं। ये है आपका टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो आप क्लियरली देख सकते हो कैसा दिखता है। तो टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एक पर्टिकुलर मैनर में फोल्डेड है, ठीक है, वो कैसे भी किधर भी फोल्ड नहीं हो सकती, एक पर्टिकुलर मैनर में एक प्रोटीन एक पर्टिकुलर मैनर में ही फोल्ड होगा। अब इसमें आप देखिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब NH एक चेन के साइड का, कार्बोनिल दूसरे चेन के साइड का, वो दोनों के बीच में जो इंटरैक्शन होगा हाइड्रोजन ऑफ NH और कार्बोनिल के ऑक्सीजन के बीच में, वो होगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये सब बीटा प्लेटेड शीट एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी दे रहा है, बीटा प्लेटेड शीट में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट है। तो टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ कोर्स प्राइमरी और सेकेंडरी स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन है, इसलिए इसमें बीटा प्लेटेड शीट भी है, अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर भी है। नेक्स्ट है लंडन फोर्स ऑफ डिस्पर्शन, जो वीक फोर्सेस है, जो लंडन फोर्स ऑफ डिस्पर्शन एक्चुअली द वीकेस्ट फोर्स है जो दो साइड के चेन के बीच में अल्काइल ग्रुप के बीच में प्रेजेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो COO नेगेटिव और NH3 पॉजिटिव के बीच में प्रेजेंट है, और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये स्ट्रक्चर को ऐसे इस फोल्डेड फॉर्म में पकड़ के रखता है। और नेक्स्ट है डाइसल्फाइड बॉन्ड जो आपको ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ SH जो सिस्टीन में प्रेजेंट है उससे बनता है, और ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देता है। और इस तरह से ये स्पेशल फोर्सेस की वजह से ये प्रोटीन इस फोल्डेड फॉर्म में प्रेजेंट है और स्टेबल है। नेक्स्ट है क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब क्वार्टिनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होता क्या है, जब when two or more polypeptide chains with folded tertiary structure come together in one protein complex, the shape is called quaternary structure। मतलब अभी यहाँ पे एक फोल्डेड स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये दूसरा फोल्डेड स्ट्रक्चर है, और ये दोनों फोल्डेड स्ट्रक्चर एक ही कॉम्प्लेक्स में अलग अलग फोर्सेस थ्रू साथ आ जाएं, तब ये वाला जो रिजल्टिंग स्ट्रक्चर होगा उसे कहेंगे क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर। तो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको दो अलग अलग टर्शरी स्ट्रक्चर चाहिए एक पर्टिकुलर फोल्डेड मैनर में, और वो एक ही कॉम्प्लेक्स में साथ में आके जुड़ जाए तो उसे कहोगे आप क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में जो एक इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड होता है, जो इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड है उसे कहोगे आप सब यूनिट ऑफ ओवरऑल प्रोटीन, ठीक है। तो एक पूरा क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर है सपोज, और उसमें बहुत सारे सब यूनिट्स होंगे क्योंकि बहुत सारे इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड चेन होंगे, और उस इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड चेन को आप कहोगे सब यूनिट ऑफ दैट प्रोटीन। सबसे बेस्ट एग्जांपल है क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन तो हर एनिमल में प्रेजेंट है, और ये हीमोग्लोबिन एक्चुअली 4 सब यूनिट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन से बना होता है।
तो हीमोग्लोबिन तो सबको पता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ह्यूमन बॉडी में। हीमोग्लोबिन का प्रोपोर्शन कम हो जाता है, इट कैन इवन लीड टू डेथ, करेक्ट, क्योंकि ऑक्सीजन ठीक से बॉडी में सप्लाई नहीं होगा। अब ये हीमोग्लोबिन कब प्रॉपरली वर्क करेगा, जब उसके चारों सब यूनिट प्रॉपरली प्रेजेंट होंगे, और इसमें से एक भी सब यूनिट यदि साथ में नहीं होगा, प्रॉपरली प्रेजेंट नहीं होगा, तो हीमोग्लोबिन फंक्शन नहीं करेगा। तो हीमोग्लोबिन एक क्वाटरनरी प्रोटीन है और उसके सब यूनिट्स क्या हैं, उसके पास सब यूनिट है हीम, और वो कितने संख्या में प्रेजेंट है, 4। तो हीमोग्लोबिन के पास 4 सब यूनिट्स है और उसे कहते हैं हीम, इसलिए इसका नाम है हीमोग्लोबिन। ग्लोबुलर प्रोटीन है ग्लोबिन, क्योंकि ये ग्लोबुलर प्रोटीन है और उसके सब यूनिट्स हीम है, इसलिए हीमोग्लोबिन। और ये सारे के सारे हेल्ड टुगेदर होते हैं बाय इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, दैट इज वंडरवॉल फोर्सेस, कोवैलेंट बॉन्ड फोर्सेस, ठीक है, देन हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सब फोर्सेस इसे, ये 4 हीम ग्रुप को साथ में जोड़ के रखते हैं 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में और बनाते हैं हीमोग्लोबिन। अब ये है फाइनल स्ट्रक्चर, जिसमें हमने 4 टाइप ऑफ प्रोटीन पढ़ा था, दैट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन एंड क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, और ये चारों यहाँ पे हमने फाइनलाइज किया। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मतलब क्या, जस्ट सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। तो आप एक अमाइनो एसिड के को देखो, एक अमाइनो एसिड है, उसको दूसरे अमाइनो एसिड के नेक्स्ट में जोड़ दिया, दूसरे तीसरे को दूसरे के साइड में जोड़ दिया, ऐसे चेन बनाते गए, तो बन जाएगा प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। सेकेंडरी स्ट्रक्चर के लिए आपको ऐसे जो चेन है उसे वेरियस फॉर्म में ये रोल करना है, तो आप सिर्फ एक ही चेन को हेलिकल स्ट्रक्चर में जोड़ दोगे तो हो जाएगा अल्फा हेलिकल स्ट्रक्चर, और एक चेन को दूसरे चेन के साइड में सिर्फ जोड़ते जाओगे वाया हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो हो जाएगा बीटा प्लीटेड शीट। अब नेक्स्ट है टर्शियरी स्ट्रक्चर, जो 3D है, जिसमें आप अपने अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड शीट, सारे स्ट्रक्चर्स एक्चुअली कॉम्बाइन हो जाते हैं, और जो आपका पॉलीपेप्टाइड चेन है एक पर्टिकुलर मैनर में फोल्ड हो जाता है वाया डिफरेंट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, डिफरेंट अट्रैक्टिव फोर्सेस, और बनाता है टर्शियरी स्ट्रक्चर। अब क्वाटरनरी स्ट्रक्चर मतलब बहुत सारे टर्शियरी स्ट्रक्चर, मतलब एक से ज़्यादा, बहुत सारे मतलब कितने भी हो सकते हैं, पर एक से ज़्यादा टर्शियरी स्ट्रक्चर जब साथ में आ जाते हैं, एक ही कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, उसे कहोगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और इस तरह से प्रोटीन की ये 4 स्ट्रक्चर्स हैं। नेक्स्ट है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। अब डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है, डीनेचुरेशन, ये वर्ड का मीनिंग आप देखने जाओगे, मतलब है खत्म हो जाना, मतलब तोड़ देना, उसकी प्रॉपर्टीज खत्म कर देना, तो उसका मीनिंग होता है डीनेचुरेशन। तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन होता क्या है, जब बहुत हाई टेम्परेचर या कोई एसिड में या बेस में या कोई अलग तरह के डिस्टरबेंस में यदि आप उस प्रोटीन को हेल्प करो, तो उसके जो नॉन कोवैलेंट इंटरैक्शंस हैं, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लंडन फोर्सेस, ये सारे फोर्सेस डिस्टर्ब हो जाएंगे, और ये फोर्सेस डिस्टर्ब होने के वजह से आपका प्रोटीन का जो शेप था, एक स्पेसिफिक शेप था, एक स्पेसिफिक फोल्डिंग था, वो खत्म हो जाएगा, और इसे कहेंगे हम डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, क्योंकि उसका शेप डिस्टर्ब हो गया। और ये शेप क्यों डिस्टर्ब हुआ, क्योंकि हाई टेम्परेचर या एसिड या बेस या कोई डिस्टर्बेंस की वजह से उसके नॉन कोवैलेंट इंटरैक्शन खत्म हो गए, और वो खत्म हो गया, इसलिए प्रोटीन का शेप खत्म हो गया। अब डीनेचुरेशन प्रोसेस की वजह से होता क्या है, डीनेचुरेशन प्रोसेस की वजह से मॉलिक्यूलर शेप ऑफ प्रोटीन चेंज हो जाता है। तो प्रोटीन का एक पर्टिकुलर शेप होता है, और उस प्रोटीन का वो शेप खत्म हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसके फोर्सेस खत्म हो गए जो उसको फोल्ड करके रख रहे थे या एक पर्टिकुलर डायमेंशन में पकड़ के रख रहे थे, तो वो फोर्सेस खत्म होने की वजह से उसके शेप में चेंजेस आ जाएंगे। ये चेंजेस आते वक्त याद रखना है कि वहाँ पे अमाइड और पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक नहीं होते हैं, विदाउट ब्रेकिंग। तो जो भी पेप्टाइड बॉन्ड्स थे, जो भी अमाइड बॉन्ड्स थे, जो भी कोवैलेंट बॉन्ड्स थे, वो ब्रेक नहीं होते, हमेशा नॉन कोवैलेंट इंटरैक्शन ही डिस्टर्ब होता है। ये इंपॉर्टेंट थिंग है आपको डीनेचुरेशन के लिए याद रखने के लिए, कि डीनेचुरेशन होते वक्त प्रोटीन अमाइनो एसिड में नहीं ब्रेक होता, क्योंकि उसका अमाइड और पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक नहीं होते, उसके प्राइमरी स्ट्रक्चर वैसे के वैसे ही रहता है। तो ब्रेक क्या होता है, नॉन कोवैलेंट इंटरैक्शन। इसके वजह से डीनेचुरेशन प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को कभी डिस्टर्ब नहीं करता, क्योंकि पेप्टाइड
बॉन्ड और अमाइड बॉन्ड ब्रेक ही नहीं होते हैं, और प्राइमरी स्ट्रक्चर में तो सिर्फ यही बॉन्ड्स होते हैं, बाकी कोई इंटरेक्शन नहीं होता। इसलिए डीनेचुरेशन कभी भी प्राइमरी स्ट्रक्चर को नहीं डिस्टर्ब करता, बट वो सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को खत्म कर देता है, क्योंकि ये तीनों भी स्ट्रक्चर नॉन कोवैलेंट इंटरैक्शन से बने हैं, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है, लंडन फोर्स ऑफ डिस्पर्शन, देन योर इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, ये सारे फोर्सेस से सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बने हैं, और ये सब नॉन कोवैलेंट इंटरैक्शन है जो डीनेचुरेशन के प्रोसेस के वक्त डिस्टर्ब हो जाते हैं, और इसलिए ये स्ट्रक्चर्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। अब इनके स्ट्रक्चर डिस्टर्ब होने की वजह से क्या होता है, यदि प्रोटीन के स्ट्रक्चर डिस्टर्ब हो जाएंगे तो ऑफकोर्स उसकी प्रॉपर्टीज भी डिस्टर्ब हो जाएगी, और उसकी प्रॉपर्टीज डिस्टर्ब हो गई या चेंज हो गई तो ऑफकोर्स उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी लॉस हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का शेप, स्ट्रक्चर चेंज कर देता है, उसकी वजह से उसके प्रॉपर्टीज चेंज हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसकी बायोलॉजिकल एक्टिविटी लॉस हो जाती है। नेक्स्ट है एंजाइम्स। एंजाइम इज अनदर टाइप ऑफ प्रोटीन, ठीक है, बट ये एंजाइम्स यूज होते हैं एज कैटलिस्ट। तो लार्ज नंबर ऑफ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन आवर बॉडी, हमारे ह्यूमन बॉडी में हजारों लाखों की संख्या में रोजाना केमिकल रिएक्शन हो रहे हैं, और ये सारे के सारे केमिकल रिएक्शन pH 7.4 पे होते हैं, क्योंकि ह्यूमन बॉडी का ब्लड का pH क्या है, 7.4। ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा कि ह्यूमन बॉडी का pH है 7.4, और इस pH पे ही और टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस पे ही सारे केमिकल रिएक्शंस को होना है, और ये रिएक्शंस होते हैं विद द हेल्प ऑफ बायोकेमिकल कैटलिस्ट, क्योंकि कैटलिस्ट के बिना रिएक्शन नहीं हो सकता बॉडी में। तो ये सारे रिएक्शन जो भी ह्यूमन बॉडी में होने वाले हैं एट pH 7.4 एंड 37 डिग्री सेल्सियस, वो सारे के सारे होने वाले विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, दैट इज एंजाइम। तो ये सारे कैटलिस्ट जो हैं वो एंजाइम्स हैं। अब सबसे बेस्ट एग्जांपल जो आपको मैं दे सकती हूँ एज एंजाइम इज इंसुलिन। तो इंसुलिन ये वर्ड आपने बहुत बार सुना होगा, और स्पेशली डायबिटीज़ वाले पेशेंट्स के लिए। तो इंसुलिन एक्चुअली क्या होता है, वो सिक्रीट होता है पैनक्रिया से। ह्यूमन बॉडी में एक पार्ट है पैनक्रिया जो इंसुलिन सिक्रीट करता है, और ये इंसुलिन इतना इम्पोर्टेंट एंजाइम है क्योंकि वो कंट्रोल करता है आपके ब्लड में शुगर लेवल। यदि यदि इंसुलिन एंजाइम का सिक्रेट होना कम या ज़्यादा हो जाए, उससे ब्लड शुगर लेवल खराब हो जाता है, तो एक तो आपको डायबिटीज़ हो जाता है, और उससे दूसरे डिजीज़ भी होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए इंसुलिन वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एंजाइम है जो ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करता है। नेक्स्ट एंजाइम है अमाइलेज। अमाइलेज कहाँ मिलता है? अमाइलेज मिलता है आपके सलाइवा में। सलाइवा मतलब आपके मुंह में जो थूक है उसमें होता है एंजाइम अमाइलेज। अमाइलेज क्या करता है? अमाइलेज आपके स्टार्च को हाइड्रोलिसिस करने के लिए या ब्रेक डाउन करने के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसलिए कहा जाता है कि फूड को आप अच्छे से च्यू करो, क्योंकि फूड को जब आप अच्छे से च्यू करोगे तो अमाइलेज उसमें बहुत अच्छे से मिक्स होगा और अच्छे से स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा और हाइड्रोलाइज करेगा। नेक्स्ट है केमिकली एंजाइम्स आर प्रोटीन। एंजाइम्स मतलब क्या होते हैं? वो होते हैं प्रोटीन, क्योंकि उनमें पॉलीपेप्टाइड चेन्स हैं। और अब तक ह्यूमन दैट इज लिविंग सेल में, नॉट ह्यूमन सेल बट अब तक लिविंग सेल्स में, दैट इज फ्रॉम बैक्टीरिया टू ह्यूमंस, सब तरफ के देखा जाए तो अब तक 1000 से ज़्यादा एंजाइम्स मिल चुके हैं। और सारे एंजाइम्स क्या होते हैं? ज़्यादातर एक ही रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं या एक जैसे ग्रुप ऑफ सिमिलर रिएक्शन को कैटालाइज करते हैं। क्यों? देखो क्या होता है, आप यदि लैब में जाओ तो आप देखोगे 6 रिएक्शन है, 6 के 6 अलग अलग रिएक्शन है, ठीक है। किधर अमाइड हाइड्रोलाइज हो रहा है, किधर ईस्टर हाइड्रोलाइज हो रहा है, किधर एसिटाइल हाइड्रोलाइज हो रहा है, और ये सब के सबको एसिड ही हाइड्रोलाइज कर रहा है। कॉमन कैटलिस्ट है। बट बॉडी में ऐसा नहीं होता। बॉडी में हर एक रिएक्शन के लिए, हर एक टाइप ऑफ रिएक्शन के लिए एक अलग एंजाइम होता है, और वो एंजाइम सिर्फ वही रिएक्शन करता है, उसके अलावा दूसरा रिएक्शन नहीं करता। इसलिए एंजाइम बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं। सो एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक। यदि इंसुलिन ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करेगा तो सिर्फ इंसुलिन ही उसे कंट्रोल करेगा। इंसुलिन के अलावा बॉडी में और दूसरा कोई भी एंजाइम नहीं है जो जाके ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करेगा। इसलिए एंजाइम्स कैटलिस्ट को कहा जाता है बहुत ही स्पेसिफिक।
और इसलिए एंजाइम्स कैटालाइज करते हैं। यदि कोई एंजाइम आपका हाइड्रोलिसिस ऑफ अमाइड कैटालाइज कर रहा है तो ईस्टर और एसिटाल के हाइड्रोलिसिस में काम नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ अमाइड को ही हाइड्रोलाइज करेगा। ये होता क्यों है? क्यों एंजाइम इतने स्पेसिफिक हैं? क्यों वो एक ही तरह के रिएक्शन को करते हैं या एक ही रिएक्शन को ही कैरी करते हैं? उसका रीज़न है ये स्ट्रक्चर में। अब ये स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के पहले मैं इसको मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट नाम दूंगी, क्योंकि ये जो हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ पे डायग्राम देख रहे हैं, वो है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट। अब होता क्या है? एंजाइम जो कैटलिस्ट है वो एक्शन ऑफ एंजाइम है, वो जो भी सब्सट्रैक्ट पे मतलब जो भी रिएक्शन पे हो रहा है उसे हम कहते हैं लॉ एंड की मैकेनिज्म। तो एंजाइम कैटलिस्ट किस टाइप ऑफ मैकेनिज्म पे वर्क करता है? लॉक एंड की मैकेनिज्म पे। क्यों? क्योंकि आपका एंजाइम होता है लॉक और आपका सब्सट्रैक्ट होता है की। तो आप ये देख सकते हो, आपका एंजाइम है ये येलो पार्ट जो है लॉक और सब्सट्रैक्ट है की। क्यों ऐसा कहा गया है? क्योंकि हर एक चाबी सिर्फ एक ही ताले में फिट होती है, वो जाके हजारों तालों में नहीं फिट होती है। वैसे ही एंजाइम का जो एक्टिविटी है वो लॉक एंड की है कि हर एक सब्सट्रैक्ट एक पर्टिकुलर एंजाइम में फिट होगा, वो जाके कोई भी एंजाइम में नहीं फिट हो सकता। और द एंजाइम हैज अ एक्टिव साइट ऑन इट सरफेस, और ये लॉक एंड की मैटर की वजह से एंजाइम के पास ये एक्टिव साइट है। ये डिज़ाइन जो बना हुआ है जो आने वाले सबस्ट्रेट को अपने अंदर फिट करने वाला है उसे कहोगे आप एक्टिव साइट। तो हर एक एंजाइम के पास एक पर्टिकुलर डिज़ाइन में एक्टिव साइट होता है जिसमें सब्सट्रैक्ट आके फिट हो जाए। अब सब्सट्रैक्ट मॉलिक्यूल क्या करेगा? आके उस एक्टिव साइट में फिट हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ उसके लिए कंडीशन है, सिर्फ और सिर्फ जब उसके पास राइट साइज एंड राइट शेप होगा। तो आपका एक्टिव साइट आप देख सकते हो अभी येलो वाला जो इस शेप में है, तो आपका सब्सट्रैक्ट सिर्फ ये पर्टिकुलर ग्रीन शेप में ही होगा तो ही वो आके इधर पर्टिकुलर तरीके से फिट होगा, नहीं तो वो इस लॉक में फिट नहीं हो पाएगा और वो सब्सट्रैक्ट वहाँ पर रिएक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि एंजाइम का एक्टिव साइट सिर्फ उसी सब्सट्रैक्ट को फिट कर सकता है जिसका एक फिक्स साइज एंड शेप है। अब वंस वो एक्टिव साइट में फिट हो जाता है, प्रॉपर ओरिएंटेड है और फिट हो जाता है, तो वहाँ पर रिएक्शन शुरू होता है। और वो रिएक्शन शुरू होता है कब? जब एंजाइम सब्सट्रैट कॉम्प्लेक्स बनता है। एंजाइम सब्सट्रैट कॉम्प्लेक्स मतलब कब? जब सब्सट्रैट का प्रॉपर साइज है, प्रॉपर शेप है और एंजाइम के वो लॉक में जाके उसके एक्टिव साइड में जाके बराबर से फिट हो गया, तो एंजाइम सब्सट्रैट कॉम्प्लेक्स बनेगा और वहाँ पे रिएक्शन होगा और रिएक्शन होते ही प्रोडक्ट जनरेट होता है। अब ये जो प्रोडक्ट है वो एक्टिव साइट को छोड़ देता है, एंजाइम को छोड़ देता है, क्योंकि वो सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बन चुका है और ये प्रोडक्ट अब इसमें फिट नहीं हो सकता, क्योंकि वो देखो उसका शेप अलग हो चुका है। अब वो एक्टिव साइट को एंजाइम को छोड़ देगा और ये कैटलिस्ट दैट इज एंजाइम, ये जो कैटलिस्ट है जो एंजाइम है वापस रेडी हो गया नेक्स्ट साइकिल के लिए। अब मतलब यही वाले पे आप सेकेंड वाला सब्सट्रैक्ट लाके वापस फिट करो और वापस रिएक्शन होगा। मतलब एक ही एंजाइम का मॉलिक्यूल हजारों सब्सट्रैक्ट को भी प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपका प्रोडक्ट बनते ही एंजाइम को छोड़ देता है, एंजाइम का एक्टिव साइड वैसे के वैसे ही रहता है और नेक्स्ट सब्सट्रैक्ट आके उसमें फिट हो सकता है। इसलिए ये एंजाइम सब्सट्रैक्ट का कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन जो है वो होता है लो एक्टिवेशन एनर्जी के साथ। लो एक्टिवेशन एनर्जी क्यों? क्योंकि उसमें रिएक्शन बहुत स्लोली होता है, इसलिए इसको कहते हैं लो एक्टिवेशन एनर्जी के साथ। तो एक्टिवेशन एनर्जी आपको पता है, कोई भी रिएक्शन होने के लिए, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट होने के लिए उसको एक पर्टिकुलर एनर्जी तक पहुंचना होता है, और जो एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन उसकी एनर्जी बहुत कम होती है। तो ये जो पहाड़ है देखो, ये टिप है वो कम हो गया, इसलिए इसे कहेंगे लो एक्टिवेशन एनर्जी। आपको एक्टिवेशन एनर्जी कॉन्सेप्ट ठीक से समझना है तो आप मेरे केमिकल काइनेटिक वाला वीडियो देख सकते हैं। और इसकी वजह से यहाँ का रिएक्शन का रेट क्या होता है? हाई। यदि एक्टिवेशन एनर्जी लो है, मतलब कम एनर्जी लग रहा है रिएक्टेंट को प्रोडक्ट बनने के लिए, तो स्पीड ऑफ रिएक्शन ऑफ कोर्स बढ़ जाएगा। और इसलिए एक एंजाइम मॉलिक्यूल कम से कम अब तक देखा गया कि 10,000 सब्सट्रैक्ट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है सिर्फ 1 सेकेंड में। कितना फास्ट है आपके बॉडी का रिएक्शन, सोचिए कि एक एंजाइम मॉलिक्यूल 10,000 सब्सट्रैक्ट को सिर्फ 1 सेकेंड में बहुत अच्छे से प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहा है।
इतना स्ट्रांग है ये एंजाइम और इतना स्ट्रांग है आपके बॉडी का मैकेनिज्म। और अब तक बहुत सारे एंजाइम्स, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म दैट इज बैक्टीरिया, फंगाई से निकाले गए हैं, आइसोलेट किए गए हैं, उन्हें प्यूरिफाई किया गया है, उन्हें क्रिस्टलाइज किया गया है, उनका अमाइनो एसिड का सीक्वेंस स्टडी किया गया है, क्योंकि एंजाइम्स प्रोटीन्स होते हैं और प्रोटीन्स में एक पर्टिकुलर एंजाइम अमाइनो एसिड का सीक्वेंस होता है, उससे स्टडी किया गया है और उससे समझा गया है कि उसकी एक्टिविटी होती क्या है। और इंडस्ट्री में अब बहुत सारे एंजाइम्स यूज़ होते हैं, बहुत सारे एंजाइम्स एक्चुअली एनिमल्स और ऑर्गेनिज्म से एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं और उसे बहुत सारे रिएक्शंस में यूज़ किए जाते हैं, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़े और प्रोडक्टिविटी बढ़े, क्योंकि एंजाइम्स ने अभी अभी आपने देखा एक मॉलिक्यूल एंजाइम का 10,000 सबस्ट्रेट को एक ही सेकेंड में प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकता है। और ये रिएक्टिविटी और ये स्पीड बढ़ाने के लिए एंजाइम्स को यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रीज़ में। तो कौन कौन से ऐसे एंजाइम्स हैं जो इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किए गए हैं? तो पहला है ग्लूकोज को यदि फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करना है, दैट इज स्वीट टेस्टिंग फ्रुक्टोज में, तो कौन सा एंजाइम यूज़ किया गया है इंडस्ट्री में? वो है ग्लूकोज आइसोमरेज। तो ग्लूकोज आइसोमरेज करता है क्या है, वो ग्लूकोज को स्वीट टेस्टिंग फ्रुक्टोज में कन्वर्ट करता है। मैन्युफैक्चर ऑफ एंटीबायोटिक्स के लिए, न्यू एंटीबायोटिक्स मैन्युफैक्चर करने के लिए एंजाइम पेनिसिलिन जी असाइलेज यूज़ किया गया है, जो न्यू न्यू एंटीबायोटिक्स में हेल्प करता है। नेक्स्ट है मैन्युफैक्चर ऑफ लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स। लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स के लिए प्रोटीएस ये वाला एंजाइम यूज़ किया गया है। और ईस्टर्स को, जो देखो कॉस्मेटिक्स जो होते हैं, जो ये सजने धजने का जो कॉस्मेटिक्स है, ये सब में एक्चुअली ईस्टर्स यूज़ होता है और ये ईस्टर्स को पर्टिकुलर रिएक्शन थ्रू कॉस्मेटिक्स में कन्वर्ट किया जाता है और उसके लिए जेनेटिकली इंजीनियर्ड एंजाइम्स यूज़ किए गए हैं। और इस तरह से एंजाइम कैटलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बहुत सारी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के लिए। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। इफ you have any doubt, any comment, any suggestion, you are free to do that on askyadoubts04@gmail.com. If you like my video, give me a thumbs up, share this video to more and more of your friends, and before departing, if you fail, never give up, because fail means first attempt in learning. And that's all for today. Thank you. Stay tuned.